डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, यदि आप फोर्थ सेमेस्टर एनईपी के स्टूडेंट हैं, डीयू में खास करके और अन्य यूनिवर्सिटी में भी, बिकॉज सिलेबस सभी में सेम है। आफ्टर एनईपी बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉलो करते हैं यूजीसी के नए सिलेबस को, जिसको हम कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 ईयर। उसकी यदि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, खास करके मुझे बताया गया है कि डीयू में एग्जाम 29 मई को है, तो आपके लिए ये सीरीज है। yesterday we brought one legacy, historical legacy of public administration in India and कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ है। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जो कि 28 तारीख तक चलेगी, जिसमें कि सभी जो टॉपिक है एनईपी, जो डीयू के सिलेबस मैंने लिया है, उसको कवर किए जाएंगे। ऑफ कोर्स ये जो है, आप कह सकते हैं रिफर्बिश्ड वीडियो है, मतलब कि ये पहले जो है मैंने लॉन्च किया था, बहुत पॉपुलर वीडियो है, लेकिन इसको नए कलेवर के साथ इसमें न्यू क्वेश्चन दे करके, जो अभी की एनईपी की जो सिलेबस है उसको कुछ पार्ट दे करके री लॉन्च वीडियो आप कह सकते हैं, आपके लिए बेहद उपयोगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेमेस्टर 4 एनएपी डीएससी 10 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, बजट मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया एंड रोल ऑफ डिफरेंट एक्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। लेट अस बिगिन। इसमें जो कवर किए जाएंगे, जो एनालिसिस करेंगे पिछले साल के, जो 3 साल के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, 25, 24 एंड 23, जिसमें कि 2 क्वेश्चन तो एनईपी के हैं, एक क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के हैं। Then we'll discuss the meaning, feature, role, function, type of budget, and then main actors कौन है वो actors जो बजट मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, और उसमें रोल क्या है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उसको भी देखेंगे। बजट मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया पूरी 2 स्लाइड में हमने देखा है, क्योंकि कुछ जो है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव एरिना में होती है और कुछ लेजिस्लेटिव एरिना में, दोनों को हम लोग देखेंगे। देन फाइनली जो है डिफरेंट टाइप की जो बजट है, लाइन बजट, लाइन आइटम बजट कहते हैं, परफॉर्मेंस बजट एंड जीरो बेस्ड बजट पे भी नजर दौड़ाएंगे। सो इट्स ए लॉन्ग डिस्कशन बट वेरी वेरी यूजफुल। यदि हम पिछले 3 साल का क्वेश्चन देखें तो 2025 एनईपी में क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट। डिस्कस डिस्कस द होगा द परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। यदि इस क्वेश्चन को देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट, तो इसमें इस पूरे वीडियो में तो यही एक्सप्लेन है, लेकिन फिर भी यदि देखें तो बजट जो है, जैसे हम बजट बनाते हैं उससे कोई डिफरेंट नहीं होता है। जैसे हर परिवार अपनी बजट बनाता है, औरतें बजट बनाती हैं, कोई भी बजट बनाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी बजट बनाते हैं। बजट का मतलब ये होता है, यदि कंट्री के संदर्भ में देखें तो, कि हमारा कितना हमें पैसा आ रहा है डिफरेंट इनकम सोर्सेस से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा कहां से आता है? यदि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ले, उनको मेजर पैसा टैक्सेशन से आता है, मेजर 80-85%। वो भी डिफरेंट टाइप के टैक्स, इनकम टैक्स से आता है जो हम इंडिविजुअल भरते हैं, कॉरपोरेट टैक्स से आता है जो इंडिविजुअल कॉरपोरेशन भरते हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस ने, अडानी ने, अदर कंपनीज ने जो है इनकम टैक्स भरा, उसको कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं, वो भी इनकम टैक्स ही है। ये दो को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, इससे हमें पैसा आता है। और फिर इनडायरेक्ट टैक्स जो कि अब जीएसटी हो गई है, उससे हमें पैसा आता है। उसके अलावा बहुत सारे पैसे जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे और कुछ शराब उत्पाद पे जो है एक्साइज ड्यूटी लगा के भी होता है। वो लिगेसी चल रही है, वो भी चल रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए जीएसटी में नहीं लाया गया, उससे भी बहुत ढेर सारा पैसा हमें आता है। इसके अलावा जो है कस्टम, जो बाहर से सामान आती है जिसपे हम टैरिफ लगाते हैं, आपने ट्रम्प का टैरिफ सुना होगा, उससे भी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आती है, जो कस्टम रेवेन्यू हम कह सकते हैं, कस्टम टैक्सेस इनसे आती है। ये सब जो है, कुछ पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी सामान बेचने से आती है, अपनी एसेट बेचने, सामान क्या, एसेट बेचने से। कंपनी को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया, या कोई लैंड है, एयर इंडिया के पास बहुत सारी जमीन है, उसको बेच दिया, तो ये तो अपने एसेट को, जो पुराने जमाने का है, उसको बेचने से पैसे आते हैं, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस तरह से पैसे आते हैं, ये इनकमिंग है पैसे। फिर उसके बाद हम बजट करते हैं कि भाई अब इतना तो आ गया, प्लस जो है हम कुछ लोन लेते हैं, तो अब खर्च करेंगे। ये दोनों मिला के हमें जो है रिसीट हो गया, कुछ तो हमको अपनी इनकम से मिला, हम अपने काम से मिला, टैक्सेशन एंड अदर एसेट बेच के, और कुछ जो हमने लोन लिया पूरे दुनिया से। इंटरनल लोन भी लेते हैं, एक्सटर्नल भी लेते हैं। अब हमारे पास मान लो कि 100 रुपये आ गए। अब ये 100 रुपये को कैसे खर्च करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बजट में ना ये कहा जाता है कि चलो इस 100 रुपए में से 3 रुपए हम एजुकेशन के लिए खर्च करेंगे। दैट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो 3 रुपए से बढ़ा के 5 रुपए कर दे तो पूरी समझो रिवॉल्यूशन आ जाए। कहेंगे 4 रुपए हम हेल्थ में खर्च करेंगे, यदि 5 रुपए कर दे तो रिवॉल्यूशन आ जाएगी।
₹10 डिफेंस में खर्च करेंगे, यदि उसको घटा करके 9% कर दे, बहुत फर्क पड़ जाता है बढ़ाने घटाने। तो जो सेक्टोरल एलोकेशन होता है ना, कि डिफेंस में कितना, हेल्थ में कितना, एग्रीकल्चर में कितना, ये बजट तय करती है। और इसी से पूरे कंट्री की जो है कई चीजें, इकोनॉमी और कई जो सोशियो इकोनॉमिक जो पॉलिसी होती है वो रिफ्लेक्ट होती है कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसके अलावा बजट में जो है टैक्सेशन होती है, क्योंकि टैक्स से रेवेन्यू वसूला जाता है, तो टैक्स के प्रपोजल होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी चीज का टैक्स कम हो जाएगा तो आप उसको सस्ते दाम पे खरीद सकते हैं, किसी का बढ़ जाएगा तो महंगा हो जाएगा। तो टैक्स प्रपोजल भी जो है लोगों को, जनरल लोगों को असर करता है। इवन इनकम टैक्स की रेट घटती बढ़ती है बजट के थ्रू, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ती घटती है। तो इसके जीएसटी तो चलिए अलग ही है, वो जीएसटी काउंसिल सालों भर करती है, वो इसके दायरे से बाहर है। लेकिन इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जनरल चीजों की जो टैक्सेशन है वो भी असर पड़ता है। तो इसके चलते बजट को लोग जो है बहुत ही अ, आशा के साथ देखते हैं। इसके अलावा बजट में ना इंडिविजुअल जो है सेक्टर के प्रोजेक्ट को भी जो है लॉन्च किया जाता है। जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा पिछले बजट में कि 7 जो है वो हाई स्पीड रेल जो है प्रोजेक्ट बनेंगे। तो 7 जो है वो नेशनल वाटरवे या 5 नेशनल वाटरवेज नए बनेंगे। ये कॉरिडोर बनेगा, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। इस टाइप की जब वो अनाउंसमेंट करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है उस रीजन को, उस सेक्टर को, और कंट्री को उससे बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पे ये भी बात याद रखिए कि बजट में ये सारे जो अनाउंसमेंट किए जाते हैं ये प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट की सहमति से होते हैं। एक तरीके से प्रधानमंत्री का विजन होता है कंट्री को एक साल में क्या करना है। और इसीलिए हर मिनिस्ट्री बजट अनाउंसमेंट को बहुत ही गौर से निरीक्षण करती है, और उसमें जो कुछ भी होता है ना उस पे सालों भर एक्ट किया जाता है, और उसको पूरा मॉनिटर किया जाता है कि ये चीजें जो बजट में अनाउंस हुआ उसको आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो समझो कि बजट कितना इंपॉर्टेंट एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक मैकेनिज्म है इंडिया में। केवल ये टैक्सेशन प्रपोजल या खर्चे और इनकम और खर्चे का हिसाब नहीं है। सो दिस इज बजट। अब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट जो है ये आगे के लिए छोड़ देते हैं। देखो क्या होती है, अभी जो बजट है ना वो जनरली ऐसे बनती है, अभी भी लाइन आइटम बजट कहते हैं। आप हर डिपार्टमेंट कहता है कि हमें जो है 15 पर्सनल हायर करने हैं कंसल्टेंट, इसका ₹200 चाहिए। तो ये है आइटम, और इसके सामने इसकी कितनी कॉस्ट है ये लिखा होता है। इसको लाइन आइटम कहते हैं। हमें 10 पेन खरीदने हैं तो ये ₹25 का चाहिए, 50 का चाहिए, ऐसे हर आइटम लिखे होते हैं, बजट लाइन कहते हैं। हर बजट लाइन में आपको वो आइटम लिखी होती है जिसके लिए आपको बजट मिलती है, और उसके सामने में कितना मिला है ये लिखा रहता है। इसको पुराने जमाने की बजट कहते हैं, लेकिन स्टिल अभी भी यही सबसे पॉपुलर है और यही अभी भी बजट बन रही है। उसको जो है अमेरिका में तोड़ा गया कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो बजट होनी चाहिए। यूएसए में जो हूवर कमीशन थी, उन्होंने जो है इसको लेकर के आए थे, उन्होंने रिकमेंड किया था परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। इसमें क्या होती है, लाइन आइटम में तो आपको डिफरेंट आइटम लिखे होते हैं, इसमें ये होता है कि एक होल प्रोजेक्ट आपको बताना पड़ता है कि ये प्रोजेक्ट है, मान लो हाई स्पीड रेल अहमदाबाद से मुंबई। और फिर बताया जाता है कि इसके क्या क्या जो है आउटकम होंगे, क्या परफॉर्मेंस होगा, उसके केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होंगे, कैसे मेजर करेंगे, और इस पूरे बजट, पूरे प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे चाहिए। तो इस टाइप की जो है ये परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग होती है। इसको आप समझो कि आपको पूरे होल आइडिया देना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट का, और उसका आउटकम क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, और तब आपको उसके चलते पैसे मिलते हैं। तो ये आगे आपको हम बताएंगे कि क्या डिफरेंस है लाइन आइटम में, परफॉर्मेंस में, और इंडिया में क्या एक्सपेरिमेंट हुआ और कैसे हम एक तरह से नहीं कर पाए। 2024 में क्वेश्चन था एनईपी में, ये दोनों क्वेश्चन एनईपी के हैं, मतलब आपकी जो एग्जाम होने वाली है उस सिलेबस के अनुसार। डिस्कस द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया, ये एकदम घिसा पिटा रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है जो ऑलवेज पूछा जाता है। एक पूरी एक बजट की ना साइकिल है, मतलब साइकिल इसको कैसे कहते हैं, मतलब यहां से शुरू हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, इसको साइकिल कहते हैं। फिर एक सर्कुलर शुरुआत जो है अगस्त सितंबर में होती है, और क्या क्या होती है, और कैसे जो है फरवरी में बजट बनती है, और फिर उसके आगे उसकी मॉनिटरिंग, बजट अनाउंसमेंट की इंप्लीमेंटेशन, ये पूरी मैंने 2 स्लाइड में बताया है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। और आप यहाँ देखो 2023 जो ओल्ड सिलेबस था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया, राइट एन एसे ऑन द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया। दोनों क्वेश्चन 100% सेम है। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना पॉपुलर हो सकता है। इस बार भी आपको इसी से घुमा फिरा के पूछे, या डिफरेंट टाइप के जो बजट होते हैं वो पूछा जा सकता है।
विद दिस प्राइमर लेट अस सी कि जो भारत का जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसका दो पार्ट आप मेरे नजरिए से मैं देखता हूं, एक है मॉनेटरी पॉलिसी और एक है फिस्कल पॉलिसी। बजट जो है वो केवल फिस्कल पॉलिसी से संबंध रखता है, इसको पब्लिक फाइनेंस हम कहते हैं, कितने टैक्स लगते हैं, टैक्स की रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू जो आती है वो कैसे डिफरेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम या स्कीम में जो है खर्च होते हैं, ये जो है बजट है। जबकि आधा लगभग समझिए कि इकोनॉमी का मैनेजमेंट जो है वो सरकार से थोड़ा दूर है, वो आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। उसमें सरकार का दखल इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। मतलब जैसे कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा, जिसको कि रेपो रेट, बैंक रेट या रिवर्स रेपो रेट के थ्रू तय होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है आरबीआई, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज बॉन्ड को बेचता है, मनी को प्रिंट करता है, मनी कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई कंट्री में कितनी हो रही है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है इकोनॉमिक मैनेजमेंट का जो सरकार के दायरे से डायरेक्टली बाहर है। तो बजट जो है वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है जो सरकार करती है। मॉनेटरी पॉलिसी बजट से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, वो आरबीआई करती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बजट की लिमिटेशन क्या है। अब हम लोग देखेंगे मीनिंग, फीचर्स, रोल, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ बजट बहुत तेजी से। बजट के यदि मायने देखें, मैंने आपको बहुत चीज बता दिया है। An item-wise estimate of income and expenditure of government for a fixed period of time. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। तो एक तो इसमें वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो एक एस्टीमेट है। पहला तो ये है कि ये एक्चुअल नहीं है, आप आने वाले समय में ये बताते हैं कि हमको एक साल के अंदर लगभग कितना इनकम होने वाला है, जो मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया, और लगभग कितना जो है एक्सपेंडिचर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट प्रोग्राम, स्कीम में होने वाला है एक साल के लिए। तो इसको आप एस्टिमेटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। और बजट समझिए घर में भी ऐसे ही बनाया जाता है। जब हम बजट बनाते हैं अगले महीने के लिए, तो हम ये सोचते हैं हमारे घर में, एक हाउस होल्ड में कितनी सैलरी इनकम या अदर इनकम जो है आ सकती है, इंटरेस्ट इनकम और अदर, और हमारा कितना जो है खर्च हो सकता है। उस खर्च में हम लोग दोनों टाइप का खर्च जोड़ते हैं, जो लोन को चुकता करते हैं, जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसको भी, और जो करंट कंजम्पशन जो खा पी जाते हैं उसको भी हम लोग जोड़ते हैं। उसी तरह से बजट में भी रेवेन्यू और कैपिटल अलग अलग जो है जोड़ा जाता है। A budget is basically a financial plan for a defined period. एक फाइनेंशियल प्लान भी है कोई भी बजट, कि हम इस तरह से इनकम को लाएंगे और इस तरह से उसको खर्च करेंगे। ए प्लान ऑफ ऑपरेशन बेस्ड ऑन दोज एस्टिमेट्स। ऑफ कोर्स ये प्लान ऑफ ऑपरेशन भी है कि हम जो एस्टिमेट बना रहे हैं उसके थ्रू जो है, उसके बेसिस पे हम ये एक्शन लेंगे और इसके लिए इतना इतना बजट प्रोविजन करेंगे। मतलब हम एक कोई शिक्षा का मिशन चलाएंगे जिसके लिए कि हम इतने करोड़ रुपए रखेंगे, हम जो है हेल्थ केयर, पूरे यूनिवर्सल हेल्थ केयर देंगे, उसके लिए इतने रुपए रखेंगे। तो प्लान ऑफ ऑपरेशन भी है। एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट, जो मैंने आपको बताया कि ये फिस्कल पॉलिसी का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है बजट। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्सेशन, कि कितने टैक्स लगेंगे, उससे कितना रेवेन्यू आएगा, वो टैक्स प्रोग्रेसिव होगा, रिग्रेसिव होगा, और वो टैक्स मनी का कैसे यूटिलाइजेशन होगा, ये सब पे जो पॉलिसी बनती है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। One of the major instruments by which the use of public resources are planned and controlled and public welfare are delivered. यहाँ पे देखिए बजट का जो रोल है, आप देखिए कितना आगे बढ़ जाता है। ये जो है पब्लिक फाइनेंस है, कैसे जो है पब्लिक रिसोर्सेज को जो है जुटाती है सरकार, कैसे उसको मैनेज करती है, कैसे कंट्रोल करती है, और कैसे उसका यूटिलाइज करती है वेलफेयर बढ़ाने में, कैसे पब्लिक वेलफेयर को डिलीवरी की जाती है, कैसे डिफरेंट सेक्टर को, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पीपल को एक तरह से न्याय देने के लिए उनको सरकार जो हमारे जो देश के रिसोर्स है उसको चैनलाइज करती है, एलोकेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो ये बजट का मायने है। यदि हम फीचर्स देखें, मैं आपको ऑलवेज फीचर्स देता हूं, एक तरह समझिए एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग है ज्यादा समझने के लिए। बजट इज बेसिकली ए पॉलिसी स्टेटमेंट। जैसा मैंने आपको बोला फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट तो है ही, लेकिन ये जनरल पॉलिसी स्टेटमेंट भी है। इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट है वो बजट के थ्रू होता है, तो पॉलिसी स्टेटमेंट है। फंडिंग टू डिफरेंट प्रोग्राम स्कीम्स रिफ्लेक्ट पॉलिसी डिसीजन। जैसे सरकार ने मान लीजिए सोचा कि हम हेल्थ केयर को बढ़ावा देंगे, तो आपका बजट ये बताता है कि इस बार हेल्थ केयर पे हमने 50% अधिक जो है फंड अलॉकेट किया पिछले साल से। ये हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है। मान लीजिए सरकार बोलती है कि हम अब डिफेंस पे कम करेंगे और वो पैसे हम जो है एजुकेशन में लगाएंगे, तो ये बहुत मेजर पॉलिसी स्टेटमेंट है। फिस्कल पॉलिसी इज सोली एक्सप्रेस थ्रू बजट, जो मैंने आपको बोला, थ्रू दाव प्रेजेंटेड ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ ईयर। आपको पता है कि आजकल 1 फरवरी हर साल प्रेजेंट किया जाता है नॉर्मल बजट। द बजटिंग प्रोसेस कंटिन्यू राउंड द ईयर। आपको पता होना चाहिए कि बजट पर्दे के पीछे हम लोगों के आंख से छुपा हुआ बजट सालों भर बजटिंग प्रोसेस चलता है, थोड़ी बहुत हम लोग देखेंगे।
216 तक रेलवे बजट जो है वो जनरल बजट से अलग प्रेजेंट किया जाता था, एक हिस्टोरिकल ब्रिटिश टाइम से था, अब उसको जो है 2017 से मर्ज कर दिया गया है। Budget is the finest example of how executive and legislature collaborate, मतलब मिलते हैं इन पॉलिसी प्रोसेस इन डेमोक्रेसीज। आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का लगभग बराबर बराबर रोल होता है बजट मेकिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आप समझिए फीचर है जिसमें कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर मिल करके जो है इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जिसको बजट बोलते हैं वो बनाते हैं। बजट इज नॉट एवरीथिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी। ये मैंने आपको अगेन एक लिमिटेशन दिया। मैंने एक बार बताया कि आरबीआई समझिए पूरा मॉनेटरी पॉलिसी सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर मैनेज करती है। इसके अलावा बजट का जो सैलियंस है या जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा घटते जा रहा है। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तो एक तो मैंने आपको बता दिया आरबीआई है जो आउटसाइड बजट होती है। बजट इज ओनली अबाउट गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। याद रखिए गवर्नमेंट जो है हमारे प्राइवेट फार्म रिलायंस क्या कर रही है, भारतीय एयरटेल क्या कर रहा है या अदर जो इंडिविजुअल क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में नहीं है। ये गवर्नमेंट की इनकम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में। जैसे आप देखिए कि 26% जीडीपी का केवल जो है वो बजट टच करती है, तो आप समझ लीजिए 74% ऑफ जीडीपी जो है वो प्राइवेट है, वो उसका बजट से टेंजेंशियल नाता है, सीधा नाता नहीं है। इसलिए बजट जो है सब कुछ नहीं है इकोनॉमी में। It does not include income and expenditure investment of private sector or private firm or private individuals. Importance of budget is further diluted due to GST Council and major tax proposals and program announcement outside budget. आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए जीएसटी जो है वो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले होता था जिसको हम एक्साइज टैक्स बोलते थे। अब जो है वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है और वो बजट के बाहर होता है। 3-4 बार साल में जो है आप देखेंगे जीएसटी रेट इसकी चेंज हो गई उसकी चेंज हो गई। तो पहले जो बजट में जो एक्साइज चेंज होने से कार टीवी फ्रिज इन सब की जो रेट कम या ज्यादा होते थे वो अब बजट से बाहर चला गया, तो उसकी वैल्यू कम हो गई है, अब वो जीएसटी काउंसिल करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मेजर टैक्स प्रपोजल जो बजट के थ्रू होना चाहिए वो बजट के बाहर हो जाता है। जैसे अभी देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स को जो है इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, बहुत घटा दिया गया, वो 30% से और करीब 20-22% के आसपास कर दिया गया। वो मेजर टैक्स प्रपोजल था, वो बजट में नहीं आया, वो बजट के पहले अनाउंस हो गया। इसी तरह से जैसे आयुष्मान भारत है, किसान सम्मान निधि है, बेसिक इनकम स्कीम है, कई जो प्रोग्राम होते हैं वो बजट के बाहर जो है उसको अनाउंस किया जाता है। तो बजट जो है मेरे अनुसार से उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह गई जो पहले होती थी। जैसे जैसे सरकार का इकोनॉमी में रोल घटता जा रहा है, जैसे प्राइवेट सेक्टर और इंडिविजुअल्स आगे आ रहे हैं, वैसे वैसे उनका जीडीपी में परसेंटेज कम होते जाता है। और जैसे अलग अलग जो मैकेनिज्म आ रहे हैं, जैसे आरबीआई अलग कर रही है, जीएसटी काउंसिल अलग कर रही है और बजट के बाहर जो इन सब अनाउंसमेंट कर दिया जाता है टैक्स और प्रोग्राम का, इससे बजट का जो है रोल लिमिटेड होते जा रहा है। यदि हम देखें टाइप्स ऑफ बजट तो इसको कई तरीके से, जैसे मैंने पॉलिसी के टाइप्स भी ऐसे ही बांटा था। यदि आप देखें कि एरिना कहां पे बनती है बजट, तो यूनियन बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, स्टेट गवर्नमेंट यदि बजट अपना बनाती है, सभी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो स्टेट बजट है, और यदि लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाती है या पंचायत बनाती है तो उसको लोकल बॉडीज का बजट कहते हैं। फिजिबिलिटी के बेसिस पे देखें इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर, तो बजट कैन बी बैलेंस सरप्लस डेफिसिट आगे हम लोग देखेंगे। एसेट जनरेटिंग नेचर, यदि इनकम एक्सपेंडिचर का देखें कि वो एसेट जनरेट करती है या नहीं, या बोरोइंग है कि खा जाते हैं हम, तो इसके बेसिस पे रेवेन्यू और कैपिटल बजट, इसको भी आगे देखेंगे। और मेथड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग, किस प्रोसीजर से या किस प्रिंसिपल से हम बजट बनाते हैं उसके बेसिस पे जो है लाइन आइटम बजट है, परफॉर्मेंस बजट है, जीरो बेस बजट है, प्लानिंग प्रोग्राम बजटिंग पीबीबी बोलते हैं वो है, बजटिंग बाय ऑब्जेक्टिव है। इसमें से 3 हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम कुछ इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। लाइन आइटम, परफॉर्मेंस और जीरो बेस बजट हम लोग देखेंगे इन डिटेल। अब यहाँ पे आइए, थोड़ा सा जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2 कंपोनेंट बजट का होता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। इसका मायने बहुत सिंपल है। रेवेन्यू मतलब वो जो हम खा पी जाते हैं, जिसका कोई एसेट क्रिएशन से नाता नहीं है, वो पार्ट जो है रेवेन्यू बजट है। मतलब ऐसा इनकम जो कि आप जो ऐसे रिसीट गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट आपको वापस लौटाती नहीं है, वो उसका रेवेन्यू रिसीट है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है, क्या आप इनकम टैक्स गवर्नमेंट से वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ऐसा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, डे टू डे करंट एक्सपेंडिचर है, जो कि कोई एसेट क्रिएट नहीं करता। ऐसे घर में आप देखिए, आप जो खाना खा जाते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, इंटरटेनमेंट में, वो सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन यदि कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है।
इसी तरह से यदि आप बोरो करते हैं मनी किसी से लोन पे, तो वो आपका जो है कैपिटल रिसीट है, क्योंकि आपको लौटाना पड़ता है। लेकिन यदि आपको कोई सैलरी इनकम मिल गई जिसको लौटाना नहीं है, तो आपका वो रेवेन्यू रिसीट है। उसी तरह सरकार के केस में भी कैपिटल बजट क्या हुआ, एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड, सॉरी यहाँ पे गलत है ये लाइन, आप इसको करेक्ट पढ़िए। एस्टिमेट ऑफ कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीप्ट्स क्या है, जो कि सरकार को लौटाना होता है, वो उसकी बोरोइंग होती है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, सिक्योरिटीज है, विच इज ए टाइप ऑफ लोन टू गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं, गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट के साथ कुछ सालों में उसको लौटाना होता है, इसको बोरोइंग बोलते हैं। गवर्नमेंट बाहर से लोन लेती है, आईएमएफ से लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, उसको लौटाना होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वैसे सारे एक्सपेंडिचर जो इन्वेस्टमेंट के जैसे हैं, जो कि एसेट क्रिएट करते हैं। इस बेसिस पे बजट को दो पार्ट में बांटा जाता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। इनफैक्ट इंडिया में यदि आप बजट का प्रपोजल पढ़ेंगे तो बिल्कुल पहला आपको रेवेन्यू दिखेगा आइटम वाइज, फिर आपको कैपिटल बजट जो है वो दिखेगी। बैलेंस सरप्लस डेफिसिट बजट जो है, ये भी बहुत आसान है समझना। ये इस बेसिस पे है कि आपका इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर कैसा है। बैलेंस बजट में दोनों बराबर होते हैं, एक्सपेंडिचर सेम एज इनकम होता है, ना प्रॉफिट ना लॉस। सरप्लस बजट ऐसा है जिसमें कि इनकम जो है एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। आपको इंटरेस्टिंग बात बता दें कि हमारा जो पहला बजट था 1950-51 में, मिस्टर देशमुख ने इसको प्रेजेंट किया था, उसमें हमारा बजट सरप्लस था। 71 लाख का जो है वो सरप्लस बजट था, मतलब इनकम हमारी ज्यादा थी। और आज जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेफिसिट होती है, करीब 3.5% ऑफ जीडीपी का हमारा जो है डेफिसिट है। और डेफिसिट बजट जो कि आप हमेशा सुनते हैं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका मायने ये होता है कि आपका खर्चा जो है वो इनकम से ज्यादा है। तो वो आता कहाँ से, वो गैप जो है वो लोन से आता है, बोरोइंग से आती है। आप चाहे तो डोमेस्टिक अपने ही जनता से लोन ले, या आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे लोन ले, तो उससे जो है आप डेफिसिट को पाटते हैं। जनरली इंडिया में सालों से जो बजट है, अब डेफिसिट बजट है, और पूरे वर्ल्ड ओवर जो है, जो फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो डेफिसिट बजट ही रन करती है। यूएस से लेके सभी जो गवर्नमेंट है, बड़ी गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट बजट ही रन करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, जो आगे हम लोग देखेंगे, कि डेफिसिट उतना बुरा नहीं है। सो इस पर आगे हम चर्चा कर रहे हैं। बजट डेफिसिट, यदि आप देखिए, ये पिछले स्लाइड को हम जस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, तो रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दो टाइप के बजट के डेफिसिट होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू पोर्शन ऑफ बजट को यदि आप केवल देखें, केवल उसको देखें, तो यदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट के बीच का जो गैप है वो जो है रेवेन्यू डेफिसिट है। मान लीजिए आपने 100 रुपये आपका रेवेन्यू इनकम है और 110 रुपये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो 10 रुपये जो है आपका रेवेन्यू डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट में सभी कुछ जुड़ जाता है, मतलब रेवेन्यू और कैपिटल बजट दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो टोटल जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का है और टोटल जो रिसीट है, उन दोनों का गैप जो है वो फिस्कल डेफिसिट है। और जैसा मैंने आपको बताया, फिस्कल डेफिसिट इज मेट बाय बोरोइंग, लोन, और मनी प्रिंटिंग बाय आरबीआई। दो तरीके से जो है फिस्कल डेफिसिट को आप पाट सकते हैं, मतलब गैप को फिल कर सकते हैं। या तो आप आरबीआई को बोलिए कि वो सीधा मनी प्रिंट कर दे, करेंसी प्रिंट कर दे, तो उस तरीके से वो बहुत इन्फ्लेशनरी होता है, उसको अच्छा नहीं मानती है आरबीआई, कई बार मना कर देती है। और दूसरा है कि आप लोन लें, या तो अपनी ही जनता से या बाहर से। तो इस तरह से आप फिस्कल डेफिसिट को बांटते हैं। अब जब क्वेश्चन उठता है कि क्या फिस्कल डेफिसिट अच्छा है या बुरा है, ये डिपेंड करता है, कोई इसका एक तो है, एक का नहीं है। ये गुड है यदि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही है, जैसे अभी हो रही है, और इसका कारण यदि डिमांड का लो होना है, मतलब लोग जो है परचेज नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास में पैसा नहीं है, और रिसोर्सेज जो आपके कंट्री का है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे प्लांट मशीनरी हो, यदि वो लाइन आइडल है, अनयूटिलाइज्ड है, तो ऐसे में फिस्कल डेफिसिट जो है डिमांड को बढ़ाता है, इकोनॉमी को स्पर करता है, यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का बढ़ाता है, और गुड है इकोनॉमी के लिए। लेकिन बैड हो सकता है यदि इकोनॉमी इज रनिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोग जो है पूरी तरह बिजी हैं, प्लांट एंड मशीनरी अपने 90% से ऊपर जो है यूटिलाइज हो रही है, तो ऐसे में जो है ये इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, और रियल इनकम लोगों का घटाएगा। इससे जो है कंट्री को नुकसान होगा। तो ये डिपेंड करता है। इन जनरल आप समझिए कि यदि आप बोरो करके, यदि इकोनॉमिक रेट ऑफ डेवलपमेंट को इंटरेस्ट रेट जिस पे आपने बोरो किया है उससे ज्यादा से कर सकते हैं, तो ऑलवेज फिस्कल डेफिसिट गुड है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 8% पे इंटरेस्ट लिया है, बोरो किया है फिस्कल डेफिसिट को पाटने के लिए, और आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट 9% है, तो फिस्कल डेफिसिट गुड है, अदरवाइज इट इज नॉट गुड। अब यदि हम देखें फंक्शंस ऑफ बजट, तो इसके 3 फंक्शंस हैं, एलोकेशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन बहुत सिंपल है, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू डिफरेंट सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सोसाइटल नीड एंड प्रायोरिटी।
बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 बजट में जो है एलोकेशन जो है 2.83 लाख करोड़ जो सबसे ज्यादा था एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए किया गया, 69,000 करोड़ जो है हेल्थ केयर के लिए और 99,000 करोड़ के आसपास जो है एजुकेशन पे एलोकेट किया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये एलोकेटिव रोल करती है। इस तरह पॉपुलेशन को भी आप यदि मान लीजिए SC ST वेलफेयर के लिए कुछ मनी रखते हैं तो, या बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ मनी रखते हैं, या वुमेन के लिए कुछ मनी रखते हैं, तो वो एक सेक्टोरल जो है एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को एलोकेशन होती है। तो दोनों सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को बजट के थ्रू एलोकेट किया जाता है। दूसरा फंक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है। जैसे कि आप टैक्सेशन लगाते हैं, आपने रिच पे वेल्थ टैक्स लगा दिया, सरचार्ज लगा दिया, ज्यादा टैक्स लगा दिया, गरीब को आप सब्सिडी देते हैं, फ्री इनकम देते हैं, बेसिक इनकम या PDS के थ्रू। आप क्या कर रहे हैं, आप जो है अमीर से पैसे ले रहे हैं और वो गरीबों में जो है वेलफेयर या सब्सिडी के रूप में बांट रहे हैं। तो ये जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को रॉबिन हुड फंक्शन बोलते हैं गवर्नमेंट का, वो भी बजट करती है। स्टेबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक इकोनॉमी का स्टेबलाइजेशन। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यदि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, डिमांड कम हो रही है, तो फिस्कल डेफिसिट को हम बढ़ा करके, ज्यादा मनी को, करेंसी को सर्कुलेट करके या मनी प्रिंट करके या बोरोइंग करके हम जो है डिमांड को बढ़ाते हैं, इकोनॉमी को ऊपर उठाते हैं। यदि इकोनॉमी बहुत हॉट हो गई है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे चल रही है, तो हम बजट में टैक्स बढ़ा देते हैं, लोगों के हाथ से इनकम खींच लेते हैं, उससे डिमांड थोड़ी कम हो जाती है और इकोनॉमी थोड़ा स्टेबलाइज होता है। इस तरह से स्टेबलाइजेशन हम जो है बजट के थ्रू करते हैं। So these are the three functions: allocation, distribution, stabilization. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक बार पूछा गया है कि कैसे बजट जो है सोशियो इकोनॉमिक टूल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया है। अभी तक तो बहुत ज्यादा डिस्कशन इस पर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन फिर भी यदि आप देखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। Instead of being merely an estimate of government income and expenditure, it has become prime instrument of distributive justice and welfare delivery. हम लोगों ने देखा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लाता है, रिच से लेकर के गरीबों में बांटने का, इनकम एंड वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूट करने का, और वेलफेयर डिलीवरी का डिफरेंट प्लान, प्रोग्राम, स्कीम जो है एलोकेटिव जो होते हैं, उससे हम वेलफेयर को डिलीवरी करते हैं। Through budget, various interests, preferences, desires and needs of citizens are aggregated in form of different welfare program backed by financial resources. तो आप देखिए किस तरह से डेमोक्रेसी में जो है हम रिकंसाइल करते हैं, कैसे जो है इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, डिजायर, वांट्स जो है वो एग्रीगेट होते हैं और कैसे जो है उसको हम चैनलाइज करते हैं थ्रू बजट प्रोविजंस, प्लान, प्रोग्राम, स्कीम्स को लॉन्च करके डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए। By allocating resources to different sectors, various programs and schemes, socio-economic priorities of government are expressed through budget. ये हमने आपको ऑलरेडी बताया है। जैसे फिर से एग्जांपल है, सपोज द एलोकेशन टू एजुकेशन इज इंक्रीज फ्रॉम 3% to 10% इन बजट। तो अभी लगभग 3% इंडिया में होती है। मान लीजिए कल को सरकार बोलती है हम उसको 10% कर देंगे। ये बहुत बड़ा एक जो है एक सोशियो इकोनॉमिक चेंज है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है बहुत चेंज हो रही है। तो ये कितना इफेक्ट करेगा पॉपुलेशन को? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हजारों लाखों नए स्कूल, नए कॉलेज खुलेंगे, फीस कॉलेज में कम हो जाएगी, लोगों को रिसर्च करने की फैसिलिटी मिलेगी इन ऑल, और हो सकता है कि उससे जो है पूरी कंट्री बदल जाए। तो इस तरह से जो है बजट जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। बाय एनालाइजिंग द एलोकेशन टू डिफरेंट सेक्टर्स एंड प्रोग्राम, सॉरी यहाँ पे भी जो है वो छूट गई है, हड़बड़ी में आप कह सकते हैं। सो बाय एनालाइजिंग द एलोकेशन टू डिफरेंट सेक्टर्स एंड प्रोग्राम वी कैन एसेस कि सरकार का रुख जो है क्या है, सरकार का ध्यान किधर है, किस कौन सेक्टर जो है इसकी प्रायोरिटी है, कौन सेक्टर कम है। यदि हम ये मैसेज देखते हैं कि सरकार डिफेंस के जो बजट है उसको कम करके एजुकेशन, हेल्थ केयर में लगा रही है, तो एक बहुत अलग टाइप का चेंज है। उसका उल्टा यदि हम देखते हैं तो अलग टाइप की चेंज है। Tax policy, fiscal policy through the budget is major instrument through which income and wealth are redistribution is done. ये तो मैंने आपको बार बार बताया है कि इनकम वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन फिस्कल पॉलिसी टैक्सेशन के थ्रू की जाती है। इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, मतलब कि जैसे जैसे आपकी इनकम ज्यादा है वैसे वैसे टैक्स ज्यादा लगता है, तो इससे जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का डेफिनेटली। अब आइए हम थोड़ा क्रक्स पे डिस्कस करें, जिसके लिए कि ये वीडियो बेसिकली इंटेंडेड है कि बजट मेकिंग प्रोसेस क्या कैसा होता है, इसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले देखें हु मेक्स बजट इन इंडिया, कौन है एक्टर्स। आपने पॉलिसी मेकिंग में देखा, यहाँ पे देखिए बजट डिवीजन इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो बजट बनाती है। तो एक डिवीजन ही है जिसको बजट डिवीजन बोलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर मिनिस्ट्री में, चाहे वो टेलीकॉम हो या एग्रीकल्चर हो, फूड हो, उन सब में एक बजट डिवीजन होता है। वो अपने अपने मिनिस्ट्री का जो है बजट बनाते हैं और उस बजट को इकट्ठा जो है बजट डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में करती है।
The Prime Minister through Finance Minister personally supervises and guides the budget proposal. ये इतना इंपॉर्टेंट होता है हर कंट्री में जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल मास्टर होता है, चाहे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू जो है बजट को पर्सनली जो है वो सुपरवाइज करता है, गाइड करता है। इंडिया में भी ऐसा होता है। कैबिनेट, जो सेंट्रल कैबिनेट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है सीनियर मिनिस्टर्स की, वो अप्रूव करती है बजट जस्ट बिफोर इट इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा, और प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होता है बिफोर द बजट इज प्रेजेंटेड एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 112। सेक्रेटरी ऑफ नोडल मिनिस्ट्री और उनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, वो अपने बजट, जो उनका डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री में, उसको गाइड करते हैं डिमांड फॉर ग्रांट बनाने के लिए। DFG बोलते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट क्या है? ये है कि हर मिनिस्ट्री बोलती है कि हमको इतना जो है ग्रांट चाहिए अपने प्लान, प्रोग्राम, मिशन, स्कीम को चलाने के लिए अगले साल में, या सैलरी या अदर पेंशन, इन सब के लिए। इसको डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हैं। इनफैक्ट ये एक बजट एस्टिमेट होता है कि अगले साल हमको सैलरी के लिए इतना एस्टिमेट चाहिए, और उसी को इकट्ठा करके बजट जो है बनाया जाता है, मतलब एक्सपेंडिचर बजट कह लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जब एक बार डिमांड फॉर ग्रांट जो मिल जाती है मिनिस्ट्री से, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन फाइनेंस मिनिस्ट्री डज एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विथ नोडल मिनिस्ट्रीज टू फाइनलाइज डिमांड फॉर ग्रांट और एक्सपेंडिचर बजट। तो फिर एक्सपेंडिचर बजट जो है एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री कंसल्टेशन से उसमें कट होती है, एडजस्टमेंट होती है, निगोशिएशन, नहीं इसमें आपको इतना नहीं देंगे, कम देंगे, ज्यादा देंगे, वो वाइडर कंसल्टेशन मिनिस्ट्री के साथ एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री का करता है, और फिर एक्सपेंडिचर बजट बनता है। अब आइए रेवेन्यू पार्ट या इनकम पार्ट में। फिर जो है जो उसकी रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वो टैक्स प्रपोजल के बारे में सोचता है कि अब इतना एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए कि 200 रुपया एक्सपेंडिचर है, तो 200 रुपया कैसे हम जुटाएंगे टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू से, उसका जो है वो इनकम जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। देन आते हैं पिक्चर में एस्टीमेट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। एस्टीमेट कमेटी फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी रहती है, स्टैंडिंग कमेटी हर नोडल मिनिस्ट्री से जुड़ी रहती है, और वो जो डिमांड फॉर ग्रांट DFG होता है उसका ओवरसाइट करती है, उसको देखती है कि क्या उसमें पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट सही लग रहे हैं कि नहीं, जो प्लान प्रोग्राम लग रहे हैं वो कंट्री के लिए सही है या नहीं है, और उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। ये पूरी ओवरसाइट जो है ये दो कमेटी करते हैं। एस्टीमेट कमेटी का तो पूरा ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो दोनों ही जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू या कैपिटल जो एस्टीमेट्स है उस पर अपनी नजर रखते हैं, और स्टैंडिंग कमेटी जो नोडल मिनिस्ट्री के जो डिमांड फॉर ग्रांट है उसको डिटेल में जो है एनालाइज करते हैं कि वो कंट्री के लिए सही है या नहीं है। Prime Minister and FM also obtain the inputs of stakeholders. Stakeholders जैसे industry leaders, business community, farmers, civil society, economists, सेक्टोरल एक्सपर्ट, इन सब का जो है इनपुट लिया जाता है। इनफैक्ट सीरीज ऑफ जो है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होती है। फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और सीनियर मिनिस्टर्स जो है वो इन स्टेक होल्डर से मिलते हैं और उनकी जो है इनपुट लेते हैं, उनकी बात सुनने की कोशिश करते हैं, और उन सब को बजट में समाहित किया जाता है उस पॉलिसी में। नीति आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इट प्ले वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग इनपुट्स एंड एक्सपर्ट एडवाइस फॉर फिस्कल पॉलिसी। प्रोग्राम इवैल्यूएशन जो होता है, जितने भी प्लान प्रोग्राम जिसके लिए बजट में फंड की जाती है, उन सब का इवैल्यूएशन नीति आयोग करता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क। और ये जो है बताता है कि ये प्लान अच्छा चल रहा है, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है कि नहीं, ये अपनी ऑब्जेक्टिव जो इसका जो था गोल उसको मीट कर रहा है कि नहीं, इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, ये सब सलाह जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को नीति आयोग देता है। तो दीज आर द मेन एक्टर्स इन द बजट मेकिंग इन। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन मेन एक्टर है, ये भी देखा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के कई डिपार्टमेंट इसमें डीपली इन्वॉल्व होते हैं, इनफैक्ट वही हैं। लेकिन फिर भी एक स्लाइड चूंकि आपके एनईपी सिलेबस में है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश है बजट का, कह लो, मतलब वही बनाती है, वही उसको इम्प्लीमेंट करवाती है, वही स्क्रूटनी करती है। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द आर्किटेक्ट, कोऑर्डिनेटर एंड गेट कीपर ऑफ द इंटायर बजट प्रोसेस। अब आप देखोगे कि जो उसकी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो एस्टिमेट करती है कि कितने आपको खर्च चाहिए, तो इट एस्टिमेट रेवेन्यू, स्क्रूटनाइजेज द रेशनलाइजेज एक्सपेंडिचर डिमांड। ये जो है ये काम जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करती है, और ये काम एस्टिमेट रेवेन्यू करने का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करती है, कितना हमें जो है टैक्स से पैसे आएंगे। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट है, आजकल नया खोला गया है कुछ साल पहले, ये है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको पहले डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपक। ये जो है ये बताती है कि कौन सा अपना एसेट बेच करके हम पैसे कमा सकते हैं, कौन PSU बेच सकते हैं, कौन लैंड बेच सकते हैं, लाइक दैट। तो ये सब जो है इससे पैसे आते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है खर्चे का अंदाज लगाती है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट साथ मिल करके। देन जो है फिस्कल एंड टैक्स पॉलिसी भी यही यही मिनिस्ट्री बनाती है
कि आगे एक बात ध्यान रखो कि बजट जो है ऑलवेज एस्टिमेट होता है। मतलब जैसे यदि इस साल का बजट प्रस्तुत हो रहा है 1 फरवरी को, तो ये 1 मार्च मतलब 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक अगले साल क्या एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू या इनकम और क्या एक्सपेक्टेड है खर्चा, इसका एक लेखा जोखा होता है, अगले साल का होता है। ध्यान रखना है, ये एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड है। लेकिन इसके साथ बजट में पिछले साल एक्चुअली में कितना रेवेन्यू आया या इनकम आया और कितना एक्चुअल खर्चा हुआ, इसका भी लेखा जोखा दिया जा सकता है। उससे आप ये समझ सकते हो कि बजट कितना एक्यूरेट था, कितना आपने सोचा था और क्या हुआ। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी करता है। आप देखोगे कि दिसंबर जनवरी से शुरू हो जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर या कई बार प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप के साथ में, खास करके जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है उनके साथ में वो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करते हैं, उनकी सुनते हैं। एंड देन फाइनली जो है ये कंपाइल करती है जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बजट डिवीजन है, और प्रेजेंट जो है फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। यहाँ ध्यान दो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रेसिडेंट को बजट प्रस्तुत करवाना है। वो किसी भी मिनिस्टर को कह सकता है आप प्रस्तुत करो, कोई जरूरी नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर करे, लेकिन एक परंपरा के अनुसार फाइनेंस मिनिस्टर ही जो होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, वो यूनियन बजट प्रस्तुत करते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो बजट डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का, वो की डिवीजन है जो कि बजट को कंपाइल करता है, प्रिंट करवाता है, प्रस्तुत करवाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का की रोल होता है कि कितना आपका खर्चा होगा। डिफरेंट जो मिनिस्ट्री बजट एस्टीमेट बनाती है खर्चे का, या जो रिवाइज एस्टीमेट पिछले साल का बनाती है, उसकी पूरी स्क्रूटनी कंपाइलेशन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करता है। मतलब ये खर्चे का। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इनकम का डिपार्टमेंट है। ये देखती है कि क्या टैक्सेशन प्रपोजल लाएं जिससे कि जो ये खर्चा हो रहा है वो मीट हो पाए। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट होता है, ये इसका हिसाब किताब रखती है कि बजट में अगले साल हम क्या एसेट को बेच सकते हैं जिससे कि कुछ पैसे आ पाए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर को देखती है कि बजट में जो आए हैं उसको मीट करने के लिए हमारी जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर कैसे काम कर सकती है। सो इसमें आप देख सकते हो कितना की रोल इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट के आप एग्जाम में लिख सकते अब यदि देखें बजट मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, तो बजट मेकिंग जो है वो दो एरिना में होती है, एक एग्जीक्यूटिव एरिना है और एक लेजिस्लेटिव एरिना है। इन दोनों में यदि आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, पिछले स्लाइड से ये कंटिन्यूएशन है, तो बजट मेकिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए कि इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। ये सितंबर में, हर साल के समझिए सितंबर में जो है, ईच नोडल मिनिस्ट्री प्रिपेयर बजट एस्टीमेट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट। मैंने आपको बताया है कि अपना वो जो है एस्टीमेट बनाती है, बजट एस्टीमेट। जैसे सपोज कि मान लीजिए कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, वो बनाती है कि सैलरी सैलरी में हमें 200 रुपए चाहिए अगले साल, तो ये जो है डिमांड फॉर ग्रांट है। इसी तरह हर आइटम जो उनका होता है, मान लीजिए किसान सम्मान निधि के लिए हमें 50 रुपए चाहिए, फसल बीमा योजना के लिए 20 रुपए चाहिए, इस तरह से हर आइटम वाइज वो डिटेल जो है डिमांड फॉर ग्रांट बनाता है। डिमांड फॉर ग्रांट में बजट एस्टिमेट के अलावा पिछले साल का बजट एस्टिमेट, पिछले साल का मतलब करंट ईयर कर लीजिए, क्योंकि बजट एस्टिमेट तो अगले साल का बनाया जा रहा है। जैसे कि सितंबर 2020 में जो है 21-22 के लिए बनाया जाएगा, तो उसमें पिछले करंट ईयर जो 2021 है उसका बजट एस्टिमेट होता है। रिवाइज एस्टिमेट होता है कि बजट एस्टिमेट हमने बनाया था, लेकिन 6-7 महीने के बाद उस एस्टिमेट को फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री रिवाइज करती है, उसको रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं। तो क्या करंट ईयर का क्या बजट एस्टिमेट है, रिवाइज एस्टिमेट है, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर सितंबर महीने तक कितना हुआ है, ये तीन भी जो है अगले साल के बजट एस्टिमेट के साथ में लगाया जाता है। तो डिमांड फॉर ग्रांट में क्या क्या होता है, करंट ईयर का बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और अगले साल का बजट एस्टिमेट आइटम वाइज, और दो पार्ट में, रेवेन्यू पार्ट और कैपिटल पार्ट, मैंने आपको बताया है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको रिसीव करती है डिमांड फॉर ग्रांट हर मिनिस्ट्री से, उसको एडजस्ट करती है, मॉडिफाई करती है, कंबाइन करती है कंसल्टेशन के बाद, और एक कंबाइंड जो है एक्सपेंडिचर बजट बनाती है नवंबर दिसंबर में। देन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन फाइनेंस मिनिस्ट्री कम्स into picture. They prepare the revenue income proposal by deciding on fiscal और tax policy. अब मान लीजिए कि इन एक्सपेंडिचर जो पूरे जोड़ करके आ गए, सपोज कि मान लीजिए 20 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर आया, तो उसको कैसे मीट करना है, उसके लिए कितने टैक्स लगाने हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे जुटानी है, जैसे कि पब्लिक सेल करके, मतलब अदर मैटर से, डिविडेंड से, ये सब का इंजाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करती है। फिर इनकम और एक्सपेंडिचर को मैच किया जाता है, ये देखा जाता है कितना गैप रह गया, वो फिजिकल डेफिसिट हो जाता है।
देन बजट डिवीजन इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो उन सब को कंबाइन करती है। बजट डिवीजन जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो उसको लेकर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पार्ट या इनकम पार्ट को मिला करके एक बजट एस्टीमेट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है दिसंबर जनवरी में। और इन सब में जो है बीच में काफी सारे कंसल्टेशंस होते हैं, जो मैंने आपको बताया, निगोशिएशंस होते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मिनिस्ट्रीज के बीच में, और लेजिस्लेटिव ओवरसाइट होती है, बहुत सारे मीटिंग होते हैं एस्टीमेट कमेटी के, स्टैंडिंग कमेटी के, जो हर मिनिस्ट्री से जुड़े हुए रहते हैं। और इस तरह से एक वाइडर कंसल्टेशन, निगोशिएशन एंड कंटेस्टेशन से जो है बजट का डॉक्यूमेंट तैयार होता है, और फाइनल से तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर और उनके फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। बजट इज देन पुट टू कैबिनेट फॉर अप्रूवल। जस्ट बिफोर इट इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा, उसको प्रेजेंट किया जाता है कैबिनेट को, उनकी अप्रूवल ली जाती है, मेजर जो एग्जीक्यूटिव समरी सॉर्ट ऑफ समझिए, एंड देन अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज आल्सो ऑब्टेन्ड बिफोर द बजट इज लेट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 112 में। बजट इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। अब जो है 1 फरवरी को 11 बजे प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग जानना होगा कि पहले बजट जो है 29 फरवरी या 28 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता था और 5 बजे शाम में किया जाता था। बहुत पिकुलियर था, क्योंकि वो जब ब्रिटिश के काल में ऐसा होता था कि 5 बजे जब इंडिया में होता था तो वहां पे जो है 11 या 12 बजता था, तो उस समय में वहां प्रेजेंट किया जाता था, इसलिए यहाँ पे इंडिया में 5 बजे होता था। आजादी के बाद भी बहुत सालों तक, डिकेड्स तक हम लोगों ने उस परंपरा को निभाया, 5 बजे तक चलाते रहे लास्ट डे ऑफ फरवरी, लेकिन इसको बदल करके जो है 11 बजे कर दिया गया कुछ साल पहले, मतलब 2017 से, और 1 फरवरी कर दिया गया 29 फरवरी से। तो इस तरह से जो है बजट अब जो है 1 फरवरी को in the form of annual financial statement of the estimated receipt and expenditure के फॉर्म में, जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी को 11 बजे प्रस्तुत करते हैं लोकसभा में, आफ्टर अप्रूवल ऑफ कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट। यदि हम बजटिंग प्रोसेस को लेजिस्लेटिव एरिना में देखें कि ये यहाँ पे कैसे होता है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट इन लोकसभा एंड देयर आफ्टर पुट अप द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 कहता है। तो उसके बाद जो है कोई डिबेट नहीं होती, पार्लियामेंट एडजॉर्न हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद पार्लियामेंट बजट सेशन के लिए जुटता है मार्च में, अब जैसे कि आने वाला है। उसके बाद सबसे पहले जो है लोकसभा डिबेट्स एंड अप्रूव्ड डिमांड फॉर ग्रांट बाय वोटिंग इन द बजट सेशन। तो हर मिनिस्ट्री का डिमांड फॉर ग्रांट पे जो है डिबेट होती है, चर्चा होती है, और एक एक करके उनको जो है वोट करके पास होती है। उसके बाद जिस तरह से डिमांड फॉर ग्रांट पास हो गई है लोकसभा में, पार्लियामेंट में, उसके बेसिस पे जो है एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114 में है। इसका मायने क्या होता है? असल में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि बिना लेजिस्लेटिव अप्रूवल के 1 पैसा भी इंडिया में के कंसोलिडेटेड फंड से खर्च नहीं किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो डिमांड फॉर ग्रांट के वोट होने के बाद एक बिल हर साल लाया जाता है, इसको एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। वो कहता है कि साहब डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो अप्रूव हो गया है, तो इसको एक एक्ट बनाया जाए जो कि ऑथराइज करे एग्जीक्यूटिव को कि एज पर द पास्ट डिमांड फॉर ग्रांट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल करके या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाल करके खर्च एग्जीक्यूटिव कर सके एज पर द पास्ट डिमांड फॉर ग्रांट। इसको एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। ये पार्लियामेंट द्वारा पास होता है, इसमें जो है महीनों लगते हैं। फिर फाइनली जो है फाइनेंस बिल जो है आर्टिकल 110 के अनुसार जो है पुटअप किया जाता है पार्लियामेंट में। फाइनेंस बिल क्या होता है? ये टैक्स प्रपोजल एंड अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेशन लॉ को फाइनेंस बिल बोलते हैं। अब यहाँ एप्रोप्रिएशन तो खर्चे की बात हो गई, लेकिन इनकम जो हम लाते हैं वो तो मेनली हम टैक्स के थ्रू लाते हैं, तो उसमें टैक्स लॉ में बहुत सारा चेंज करना पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स रूल या कॉर्पोरेशन टैक्स एंड अदर टैक्स। तो उस बिल को जो है फाइनेंस बिल बोलते हैं। तो एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल दोनों पास होते हैं, फिर ये एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है उस साल का। तो इस तरह से जो है बजट टोटल जाकर के पास होती है, जाकर के अप्रैल मई तक ये पूरा प्रोसेस हो पाता है। क्योंकि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है और उसको सरकार को खर्च करना ही करना होता है, तो उस बीच में वोट ऑन अकाउंट पास करा लिया जाता है। वोट एंड अकाउंट जो है एक इंटरिम अप्रूवल है, टेम्पोररी अप्रूवल है टू मीट इमरजेंट एक्सपेंडिचर बियॉन्ड 1 अप्रैल इन केस अप्रोप्रिएशन बिल इज नॉट पास्ड। यूजुअली 2 महीने के लिए, अप्रैल और मई के लिए जो है सरकार कहती है ठीक है 1/6 जो आपका बजट एस्टिमेट का है पूरे साल का, वो एग्जीक्यूटिव खर्च कर सकती है ऑन
ऑन वोट ऑन अकाउंट। फिर उसके बाद जो है मेन बजट पास हो जाती है, अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाती है, तब जो है नेक्स्ट 10 मंथ जो है एज पर जो आपका पास डिमांड फॉर ग्रांट है या जो बजट है उसके बेसिस पे एग्जीक्यूटिव उसको सालों भर खर्च करती है, और फिर सालों भर उसका मॉनिटरिंग होता है कि वो खर्च ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, उससे जो टारगेट था आउटपुट या आउटकम हो रहा है कि नहीं। नीति आयोग पिक्चर में आती है, प्रोग्राम इवेल्युएशन करते हैं, कई प्रोग्राम का फंडिंग को कम किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिवाइज एस्टीमेट, और इस तरह से जो है सालों भर बजट की प्रोसेस जो है चलती रहती है। वोट ऑन अकाउंट जो है वो दूसरे इस कंडीशन में भी कई बार लाया जाता है। यदि कोई सरकार, मान लीजिए कि कोई सरकार मई में, जैसे अपने यहाँ जनरल इलेक्शन होता है, तो उस साल जिस साल इलेक्शन होने वाला है 1 फरवरी को जनरल बजट नहीं आता है, उस साल जो है वोट ऑन अकाउंट आता है। सरकार बोलती है हम भाई एक टेम्पोररी बजट जो है 2-3 महीने के लिए हम केवल वोट ऑन अकाउंट ला रहे हैं, जो नई सरकार आएगी वो फुल ईयर का जनरल बजट प्रस्तुत करेगी, इसको भी वोट ऑन अकाउंट के थ्रू जो है उसको रेगुलराइज किया जाता है। सो दीज आर द बजट मेकिंग प्रोसेस इन लेजिस्लेटिव एरिना। अब फाइनली हम लोग देखेंगे 3 लाइन आइटम परफॉर्मेंस एंड जीरो बेस्ड बजट, जो आपको एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं। लाइन आइटम बजट जो है मोस्ट कॉमन वे इन विच गवर्नमेंट बजट्स आर मेड, ये मतलब कि रन ऑफ द मिल। इनफैक्ट अभी भी बजट इंडिया में पूरे वर्ल्ड ओवर में लाइन आइटम के फॉर्म में बनाया जाता है, जबकि और तरह के जो बजटिंग मेथोडोलॉजी है उससे जुड़ते हैं केवल, लेकिन दिखने में सब लाइन आइटम ही लगता है। आप यदि बजट को देखेंगे, यदि आप पन्ना पलट पलट के देखेंगे तो आपको लाइन आइटम बजट ही दिखेगा। इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल सा है, one line for each item and quantity on left side against which cost are written on right side। तो जैसे एग्जांपल आपको लिखा रहेगा पेपर क्लिप 5000 रुपीज 100, इसका मतलब क्या हुआ कि एक आइटम है पेपर क्लिप, किसी मिनिस्ट्री में 5000 पेपर क्लिप इस साल खरीदने हैं, बजट है, उसका बजट जो है 100 रुपीज है। पार्क 10 पार्क हमको बनाने हैं, उसका बजट 10 लाख रुपए है। तो इस तरह से लाइन आइटम बोथ रेवेन्यू और कैपिटल बजट का आइटम वाइज जो है इसको लाइन आइटम बजट बोलते हैं। इट कवर्स ओनली इनपुट एंड देयर कॉस्ट। गौर कीजिए कि केवल इसमें जो है इनपुट है कि 10 पार्क बनेंगे या 5000 पेपर क्लिप खरीदे जाएंगे, और उसका कॉस्ट है, उसका टोटल जो इंटायर प्रोजेक्ट या प्रोग्राम जिसका ये पार्ट है वो आपको नहीं दिखता है। आपको पता नहीं चलता कि पेपर क्लिप जो है किस प्रोजेक्ट या किस प्रोग्राम या किस स्कीम का पार्ट है। तो ये आप पूरा एक मैक्रो पिक्चर विजुलाइज नहीं होता, ये माइक्रो मैनेजमेंट हो जाता है, बहुत नीचे लेवल का। बजट मेकिंग कंसिडर्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन डिवॉइड ऑफ पॉलिसी। ये देखिए, यदि आप लाइन आइटम बनाते हैं, शुरू में जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बजट बनाना शुरू किया था तो अकाउंटेंट्स का रोल होता था, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजर जुड़ते नहीं थे, माना जाता था ये तो अकाउंटिंग है, ये बहुत रूटीन है, इसमें क्या है, बस सिंपली जितना जो आइटम एग्जीक्यूटिव मांगता है उसका बस कॉस्ट लिखते जाओ, उसका अमाउंट लिखते जाओ और बस बना लो, जैसे आप एक अकाउंट बनाते हैं उस टाइप का, इसमें कोई पॉलिसी नहीं है, तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन कहा गया। अब लेकिन ये बिल्कुल बदल गया है। इसके प्लसेज ये हैं कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ईच आइटम का पब्लिक जान सकती है कि एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में पेपर क्लिप्स जैसे हैं, पेपर है, रोल है, एनी आइटम सैलरी है, वो कितना एग्जैक्टली गवर्नमेंट खर्च कर रही है। इफिशियंसी है, क्योंकि आपको साल के अंत में जवाब देना है कि 5000 पेपर क्लिप आपने खरीदा कि नहीं खरीदा, और 100 रुपए में ही खरीदा कि आपने 200 में खरीद लिया, तो बिल्कुल इफिशियंसी है, ऑनेस्टी है, इकोनॉमी है, क्योंकि यदि आपने 90 रुपए में खरीद लिया तो जनता खुश होगी कि आपने 5000 पेपर क्लिप 90 रुपए में खरीद लिया। उसका उल्टा भी हो सकता है। सिंप्लिसिटी है, बहुत सिंपल है समझने में कि एक आइटम है, उसका क्वांटिटी है, उसका कॉस्ट है, डे टू डे में हम लोग बजट ऐसे ही बनाते हैं। इसके माइनसेस भी हैं, ये इनफ्लेक्सिबल है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एकदम फिक्स्ड पैटर्न है, नॉट लिंक टू परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस से लिंक है ही नहीं, केवल इनपुट है। आपने पेपर क्लिप खरीद लिया, भले वो पेपर क्लिप जो है सालों भर पड़ा रहे गोडाउन में, तब भी इस बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है कि हमने 90 रुपए में पेपर क्लिप खरीद लिया, लेकिन उस पेपर क्लिप का हुआ क्या, उसका किस प्रोग्राम में यूज हुआ, उस प्रोग्राम की क्या सफलता हुई, इससे इसको कोई नाता नहीं है। और ये माइक्रो मैनेजमेंट का टॉप लेवल है। बजट समझिए पूरे देश का बनता है, उसमें एक छोटे छोटे आइटम वाइज यदि हम इस कॉस्ट का केवल हिसाब रखें और ये ना जाने कि वो कॉस्ट किस प्रोग्राम स्कीम के लग रहा है, किस पॉलिसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये माइक्रो मैनेजमेंट है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग में नहीं होती है। सो दिस इज लाइन आइटम बजट। लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी दुनिया के बजट और हमारी बजट भी प्राइमरली जो है लाइन आइटम बजट है, जिसमें कि और आगे जो आप देखेंगे परफॉर्मेंस या जीरो बेस्ड बजट वो जुड़ जाती है, लेकिन बेसिकली वो लाइन आइटम के फॉर्म में ही बजट बनाई जाती है। परफॉर्मेंस बजट यदि हम देखें तो पूरी ये शुरुआत तो अमेरिका में हुई 1930s में, न्यू डील जो लेकर के रूजवेल्ट आए, उस समय में शुरू हुई, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था अमेरिका और पूरे यूरोप में, और उससे उबरने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए जो है फिस्कल डेफिसिट वाला बजट बनाया गया था। तो उसको जो है जोड़ा गया कि परफॉर्मेंस होना चाहिए, प्रोग्राम वाइज बननी चाहिए। अब ये नहीं चलेगा कि लाइन आइटम पिन कितना खरीदा, पार कितना बनाया,
एक पूरा जैसे मैनेजरियल आउटलुक बजट को दिया गया, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बजट बाय प्रोग्राम कहा गया कि बजट शुड स्टेट मेजर प्रोग्राम, स्कीम एंड फंडिंग टू देम। मतलब कि कौन प्रोग्राम बन रहा है, जैसे मान लीजिए किसान निधि सम्मान योजना, ये एक प्रोग्राम है, ये जो है कितना इसको फंड दिया जा रहा है, इस प्रोग्राम का क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है और आउटकम है, इस सबको बजट में लिखना है, इसको परफॉर्मेंस बजट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप पार्क को ले लीजिए, जो पिछला आपने देखा, अब यहाँ लिखा जाएगा पार्क प्रोग्राम 10 लाख, आउटपुट क्या है, 10 पार्क बने हैं, आउटकम क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स टू नेबरहुड, क्लीन एयर, एक्सरसाइज और लीजर को बढ़ाना उस नेबरहुड में, ये इसका आउटकम हो गया। आप आउटपुट आउटकम में डिफरेंस समझ सकते हैं, आउटपुट एकदम क्वांटिटेटिव होता है, आउटकम जो है टारगेट ग्रुप को क्या एक्चुअल बेनिफिट मिल रहा है उसको हम आउटकम बोलते हैं। तो इस तरह से अब आप देखिए कितना डिफरेंट है लाइन आइटम से, इसमें जो है बात आउटपुट आउटकम की हो रही है, प्रोग्राम की हो रही है, इनपुट कॉस्ट की नहीं हो रही है। तो बजट मेकिंग नाउ शिफ्ट फ्रॉम अकाउंटिंग टू मैनेजरियल डोमेन। अब ये पॉलिसी हो गई, क्योंकि उससे उससे पॉलिसी डायरेक्शन दिया जा रहा है, अब ये अकाउंटिंग नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि लॉट्स ऑफ मैनेजरियल जो एक्सपर्टाइज है वो बजट डिपार्टमेंट में आने लगे, एग्जीक्यूटिव आने लगे, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्सपर्ट आने लगे, सोशल साइंटिस्ट आने लगे, ये सब जो है बजट मेकिंग के एरिना में घुस गए। It deals with policy issues for what policy budget is paying for and efficiency and effectiveness in program implementation, obviously. एंड इसके प्लसेज जो है वो कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम है। अब आप एक प्रोग्राम का पूरा इनपुट आउटपुट आउटकम सब देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर बन जाता है ये। अब ये हेल्प करता है पॉलिसी इवेल्युएशन में कि हमने जो प्रोग्राम स्कीम के लिए फंड दिया वो कितना सक्सेसफुल रहा, इसका इवेल्युएशन होने लगता है, हम उससे चेंज कर सकते हैं पॉलिसी डायरेक्शन को। इसके माइनसेस भी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लाइन आइटम की तरह सिंपल नहीं है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट तो एक बिग इशू है, हम लिख तो देते हैं आउटकम में कि हेल्थ बेनिफिट टू नेबरहुड, क्लीन एयर, एक्सरसाइज, क्या आप मेजर कर सकते हैं कितना परसेंट क्लीन एयर बढ़ गया, कितना हेल्थ जो है वो पॉपुलेशन का जो पार्क के आसपास रहते हैं उनका बढ़ गया, कितना वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना लीजर कोसेंट बढ़ा, ये सब बहुत ही मुश्किल है। पर्टिकुलरली आउटकम को मेजर करना क्वांटिटेटिव में बहुत मुश्किल है। एक तरह से ये छलावा जैसा बन जाता है, आप आउटपुट लिखते हैं, आउटकम लिखते हैं और सोचते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन पीपल को कुछ पता नहीं चलता, पब्लिक को। एंड ट्रांसपेरेंसी इसके चलते लूज हो जाती है बिकॉज ऑफ द मेजरमेंट इश्यूज एंड ऑल, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है परफॉर्मेंस बजटिंग, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। और इंडिया में आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस बजट जो है अब लाइन आइटम बजट बिल्कुल मिल चुका है। नीति आयोग जो है आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क बनाती है, हर प्लान स्कीम को ये तौलती है कि उसका आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है, और उसको कितना बजट एस्टिमेट में दिया गया था और वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। इस बेसिस पे वो सरकार को सलाह देती है कि इस प्रोग्राम को चलाना चाहिए या कम कर देना चाहिए बजट, या ज्यादा कर देना चाहिए, बिल्कुल टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो परफॉर्मेंस बजट इज नाउ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ बजट मेकिंग इन इंडिया ऑल्सो। फाइनली जो है हम जीरो बेस्ड बजट को देखते हैं। ये बहुत बड़ा फैड, एक तरह से पूरा फैड मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट जार्गन जो बिल्कुल छा जाता है जो लोगों के जहन में, लेकिन बहुत जल्दी उतर भी जाता है। 1980s में इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया में, उसके कुछ दिन पहले जो है वो अमेरिका में इसको लाया गया था। अगेन जिमी कार्टर लेकर के आए थे जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग बहुत सिंपल है, नाम से ही होता है। Each program of an government agency is evaluated from zero baseline budget। मायने क्या है कि आप जनरली बजट कैसे होता है, हर जो मिनिस्ट्री है वो जो बजट एस्टिमेट बनाती है, जो मैंने आपको बताया कि बी डिमांड फॉर ग्रांट बनाती है, वो अपने जितने प्रोग्राम चल रहे होते हैं उसमें जस्ट थोड़ा बहुत टिंकरिंग करती है। जैसे कि मान लीजिए किसान निधि सम्मान योजना चल रही है, पिछले साल उसमें 100 रुपए दे गए, तो इस साल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बोलेगा हमको 110 रुपए दे दीजिए, सरकार बोलेगी नहीं 90 रुपए देंगे। इस टाइप से इंक्रीमेंटलिज्म होती है, मतलब कोई प्रोग्राम जो है बंद नहीं किया जाता, आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया जाता, टर्मिनेट नहीं किया जाता, उसको कंटिन्यू रखा जाता, थोड़ा बहुत इधर उधर करके टिंकर करके, इसको इंक्रीमेंटल बजटिंग बोलते हैं और यही पूरी दुनिया भर में होता है। जीरो बेस्ड बजट बिल्कुल रेडिकल था। इसका कहना था कि एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जैसे है, उसके अंदर में 15 प्रोग्राम है, उन 15 प्रोग्राम को जो है हर प्रोग्राम को ऐसे देखा जाएगा, किसान निधि सम्मान योजना, इसको 0 पैसे अभी दे रहे हैं। अब आप जस्टिफाई करो कि आपको ये योजना क्यों इस साल चलानी है, चलानी भी है तो किस लेवल पे चलानी है, कितने इसके लिए फंड चाहिए, आपने कितना इसका जो है परफॉर्मेंस दिया, क्या इससे फायदे हुए, इसको जस्टिफाई कीजिए और फिर बजट उसको दिया जाता है। मतलब हर प्रोग्राम जो किसी एजेंसी का है वो जीरो बजट के साथ शुरू होता है, फिर वो एजेंसी डिफेंड करती है कि हम इस बजट को, इस प्लान को चला, ये प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं, और फिर उसके लिए बजट जो निर्धारित होता है। ओनली दोज प्रोग्राम विच नीड्स टू कंटिन्यू आर फंडेड, और वो भी फंडिंग उस लेवल पे होती है जो लेवल जरूरत है। इसमें एक और होता है कि इसमें अल्टरनेटिव भी खोजा जाता है।
जैसे पार्क का आपको एग्जाम्पल मैं देता हूं कि जैसे पार्क प्रोग्राम है, तो जो एजेंसी, मान लीजिए कि कोई एजेंसी है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो पार्क प्रोग्राम चला रहा है, तो वो उसको ये सोचने पर मजबूर किया जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग में कि आप सोचो कि पार्क के बदले आप जिम्नेजियम खोल सकते हो उसी पैसे से, प्लेग्राउंड बना सकते हो, एयर प्यूरिफाइड टावर लगा सकते हो क्लीन एयर के लिए। अब आप सोचो कि आपको जो फंड है वो पार्क में करना है, जिम्नेजियम में करना है, प्लेग्राउंड में करना है, एयर प्यूरिफाइड टावर में करना है, ये इन सब के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव जनरेट करने की भी कोशिश की जाती है, और कोई भी प्रोग्राम या स्कीम जो है वो सैक्रोसैंक्ट नहीं होता है, वो बंधा नहीं रहता है कि आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। जीरो लेवल से स्टार्ट होता है, जीरो लेवल से स्टार्ट होकर के जस्टिफाई होता है, फिर फंडिंग होती है। इसको जीरो बेस्ड बजट बोलते हैं, मतलब रैडिकल, नो इंक्रीमेंटलिज्म। हर साल हर प्रोग्राम अपना एजेंसी जस्टिफाई करेगा, तभी वो प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा और उसकी एक पर्टिकुलर बजट मिलेगी। दिस इज जीरो बेस्ड बजट। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, हुआ नहीं, इसीलिए ये जीरो बेस्ड बजट जो है बिल्कुल बेकार हो गया। इसमें जो है हर ऑर्गेनाइजेशन इतना डिफेंसिव हो जाता है, वो अपने प्लान प्रोग्राम को इतना ग्लोरीफाई करता है और इतना वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि वो प्रोग्राम कभी टर्मिनेट होता ही नहीं है, बहुत ज्यादा चेंज होता ही नहीं है। पार्क प्रोग्राम है तो पार्क प्रोग्राम चलता ही रहेगा, उसके बदले प्यूरिफाइड टावर लग जाएंगे, प्लेग्राउंड, लेकिन पार्क जो है चेंज नहीं होगा। इसलिए जो है ये इन प्रैक्टिस जो है जीरो बेस्ड बजट होता नहीं है, बजट लेवल जो है उस पर रहता ही है, इंक्रीमेंटलिज्म ही चलता है। इसके प्लसेज जो है, मोर पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोग्राम मैनेजर, डेफिनेटली प्रोग्राम मैनेजर इन्वॉल्व होता है, अपने को डिफेंड करता है, बेटर कम्युनिकेशन, ब्यूरोक्रेसी हर लेवल पे बेटर कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि अल्टरनेटिव हो जाता है, हर प्रोग्राम को डिस्कस किया जाता है, प्रोग्राम मैनेजर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और आइडिया इन्फ्यूजन फॉर अल्टरनेटिव होता है कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि सबको जीरो बेस पे लाया जाता है तो बहुत कॉस्ट में कर्टलमेंट हो सकती है, इंक्रीमेंटलिज्म में कॉस्ट हमेशा बढ़ती रहती है। इसके माइनसेस जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा पेपर वर्क, सबसे ज्यादा पेपर वर्क जीरो बेस बजट में होता है, और ये इतना रेडिकल है नहीं, ये बेसिकली इंक्रीमेंटली बन के रह जाता है। और इसमें जो अटेंशन है वो इनपुट आउटपुट और आउटकम पे बहुत कम हो जाता है, केवल ये डिफेंड करने पे हो जाता है कि ये प्रोग्राम चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। सो दिस इज जीरो बेस budgeting. I hope you could understand. So, student, let us sum up this discussion, long discussion, I must. Budget is an annual financial statement in form of estimates of income and expenditure for the coming year. Budget is important policy instrument for socio-economic measures, distributive justice and welfare delivery. हम लोग डिटेल में देखा। Prime Minister, Finance Minister, Budget Division of Finance Ministry, Department of Expenditure, Department of Revenue, Niti Aayog, Nodal Ministries, Parliamentary Committee, particularly Estimate and Standing Committee, Cabinet, President are the main actors in budget making in India. Because of its allocative, distributional and stabilization role, budget is most important policy tool for socio-economic development and change. Budget may be categorized into many types: balanced, surplus, deficit budget, revenue and capital budget, line item performance and zero based budget, etc. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत पूछते हैं कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, प्लीज रेफरेंस को गौर से देखिए, इसमें मैंने बुक्स भी दिया है और उन साइट्स को भी जो मैंने रेफर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। यदि आप रियली इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में, यदि ऐसा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं, पॉल साइंस की कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं, तो वेबसाइट है paulsciencehelp.in। कई चीजें इसमें आपको फ्री मिलती हैं, पीडीएफ एंड ऑल। ईमेल है paulsciencehelp@gmail.com। टेलीग्राम चैनल है @paulsciencehelp, और ट्विटर है @paulsciencehelp। इजी है, पॉल साइंस हेल्प, POLSC हेल्प। और आप जुड़ जाते हैं एक नॉलेज कम्युनिटी से जिसका पैशन है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करना, और उसके थ्रू अपने लाइफ को डेल्टा चेंज करना, थोड़ा सा चेंज करना, बेटर बट हैप्पीली। मेन कंसर्न है टेक केयर एंड बी हैप्पी। बाय।